ओके, तो अब स्टार्ट हो जाता है हमारा कंसेप्ट 4 पार्ट 3 ऑफ पीबीई। ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट इंस्पेक्शन ओवरऑल। भाई रिपेयर मेंटेनेंस P&L में जाएंगे, दिमाग फालतू मत लगा। रिप्लेसमेंट कैपिटलाइज हो जाती है क्योंकि वो आपकी दोबारा से एसेट की जो वैल्यू है उसको बढ़ा देती है। एक फिजिकल कैपेसिटी प्रैक्टिकल कैपेसिटी वाला कंसेप्ट भी हुआ करता था, पता नहीं वो यहाँ पे यूज़ होगा नहीं, बड़ी अच्छे से पढ़ने का। इंस्पेक्शन ओवरऑल ये अच्छे से पढ़ने का है। ओवर कोई क्रूज में वो हो गया जाता है इंस्पेक्शन, क्योंकि वो एक बड़ी सब्सटेंशियल अमाउंट इनकर करते हैं, तो उसको 5 साल में या 10 साल में उसको वो अमोर्टाइज करते हैं, एकदम इमीडिएटली अमोर्टाइज नहीं कर देते, और वो हमारी एसेट का पार्ट बनता है। As per provision, if repayment is an income maintain normal working condition just like day-to-day service, this expense revenue expenditure and should be repeated of in the same year. Following entry should be repaid debit to bank, but P&L debit to repairs. Replacement considered as capital expense. The following two steps would be निकलेगा कि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, लेकिन क्यों करते हैं वो नहीं बता रखा। डी रिकॉग्नाइज कर देगा एक तो भाई अपनी कैरिंग अमाउंट को, ओल्ड पार्ट की जो भी है, ठीक है। इन 40% पे इंजन था तो 40% की उसको हटा दे, उसकी जगह जो नया वो है वो लगा दे उसी डेट पर एट द एंड ऑफ 5th ईयर, जैसे कंप्यूटेशन करते थे ना। देख जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन कैरिंग अमाउंट है एट द एंड ऑफ 2nd ईयर, तो भाई पर्टिकुलर्स डाल दिया, इंजन कंपोनेंट अदर एसेट और टोटल आ गया, ओरिजिनल कॉस्ट डाल दी, डेप्रिसिएशन 1st ईयर का डाल दिया, 2nd ईयर का डाल दिया। यहाँ पे कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, इसकी नील आएगी, इसकी 96,000, इसकी 96,000। फिर जब न्यू इंजन परचेज करेंगे, क्योंकि उसी दिन परचेज कर लिया, तो 90,000 यहाँ आएगी, यहाँ 90,000 आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 186, 90 और 96। रिवाइज कैरिंग अमाउंट 90 होगी ना, नील होगी थी, फिर 90 न्यू इंजन परचेज के लिए ट्रांजेक्शन यहाँ पे एंट्री पास कर दी, तो एंट्री है ना एक 90,000 यहाँ हो गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ आ गया। ओके ओके ओके। और जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो तेरा जैसे मान लेगी तेरा 40,000 की एट द एंड ऑफ द उसकी जो भी लाइफ बच रही है। इस केस में तो देख कोई प्रॉफिट लॉस होगा नहीं, क्योंकि जितनी उसकी लाइफ थी ना उसके बाद में ख़त्म कर रहे हैं उसको। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है उसकी लाइफ थी 3 साल, तो हमने इतनी गंदी तरीके से रगड़ी कि वो 2 साल में ही चेंज करनी पड़ जाए। तो जो तीसरे साल की अगर 9 लाख का फॉर इंस्टांस उसकी कॉस्ट थी और 3 साल में वो डिवाइड होनी थी, तो तुमने दूसरे साल के बेच दिए, तो तीसरे साल के लिए उसकी 3 लाख की वैल्यू थी ना, वो भी तुमने खराब होगी तुम्हारे लिए। लेकिन तुझे उसका स्क्रैप मिल गया कितने का, 15,000 रुपये का, तो 3 लाख में से 15,000 रुपये तू लेस करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देगा। 3 लाख लेस 15,000 कितना हो गया, 2,75,000, 2,85,000। ठीक है, अच्छा वही वाली चीज़ बता रखी है यहाँ पे। ओ 5,000 रिलाइज हो गया, हाँ। तो देख वही एट द एंड ऑफ 3rd ईयर ओरिजिनल कॉस्ट आ गई, डेप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर आ गया, फॉर 3 ईयर एक साथ डाल दिया, कैरिंग अमाउंट आ गई 56। अब भाई ये देख डी रिकॉग्निशन की एंट्री डाल दी, बैंक डेबिट P&L डेबिट टू P&M। ठीक है, रिकॉग्निशन की P&M डेबिट टू बैंक, बीइंग न्यू इंजन बॉट, रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन मेड एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 15 लाख। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या होगी 86, 8,60,000 लेस 3,60,000 प्लस 15 लाख। मतलब क्या है इस चीज़ का, 8,60,000 पहले से थी ना, 3 लाख तूने बेच दी, सही बात है। 15 लाख की तू क्या कर रहा है, नई खरीद के ला रहा है। अच्छा ठीक है, अरे प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट कहीं और दिखाइयो, यहाँ मत दिखा। 5,000 जो आ रहा है वो इसमें थोड़ी ऐड कर दिया तूने, या कर भी दिया तो ले इसमें ऐड कर लिया वो मैंने, जो तेरे को 5,000 रुपये मिले। ठीक है, फिर उसको 20,60,000 पे CI और C1 और C2, C1 और C2 मतलब कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, 15 लाख का ये रह गया और 5,60,000 का बचा हुआ रह गया। वो कैसे, क्या मतलब है तेरा, कैसे? नया इंजन खरीदा ना, जो 15 लाख रुपए का नया इंजन खरीदा है, इतने का ही खरीदा है ना। ये 8,60,000 के अंदर तो 5,60,000 पहले से ही चला आ रहा है ना, यही तो है जो यहाँ पे आ रहा है यार। कंफ्यूज मत हो छोटी छोटी चीज़ों पे, आगे बढ़ते हैं। केस 3rd आ गया इंस्पेक्शन ओवरऑल। भाई कोई ऐसे शिप्स हैं, क्रूज हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, केमिकल बॉयलर्स हैं, जिनका मतलब कि ना इंस्पेक्शन करवाना वो काफ़ी ज़रूरी होता है, एंड दैट इंस्पेक्शन कॉस्ट शुड बी अमाउंटाइज ओवर इट्स परमिट लाइफ। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वुड बी सेम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। कई बार ना वो मेजर कंपोनेंट होता है इंडिया 16 के अकॉर्डिंग, एज पर द प्रोविजन इंडिया 16 इंस्पेक्शन कॉस्ट मे बी अ मेजर कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इन सम केसेस। तो इंस्पेक्शन अदर और टोटल डेप्रिसिएशन 50 लाख हो गया, 1 लाख 1,50,00,000 का तुम्हारे अदर हो गए, 2 करोड़ टोटल हो गया। डेप्रिसिएशन 50 lakhs 37,50,000 and total is 87,50,000। okay 50 lakh divided with 5
इंटू 5। ठीक है ना, 5 साल का डेप्रिसिएशन था, पूरे का पूरा लग गया, 5 साल में ख़त्म होगी चीज़। 15 करोड़ इसका गया, 1 करोड़ 15 लाख आ गया, न्यू इंस्पेक्शन हो गया, 50 लाख आई, कैंसिल, यहाँ 50 लाख लिख दो। ठीक है, एक साथ लिख तो लिया ये। अब इसका एक तरह से जैसे प्रोविजन बनाते हैं ना, वो वाली बात होगी कि इतना इतना हम डेप्रिशिएट करते जाएंगे हर साल P&L के अंदर। अच्छा, ओके ओके ओके, एक बार में अमाउंट इनकर कर दी 50 लाख की, ठीक है, लेकिन अब इसको 5 साल में डेप्रिशिएट करते जाएंगे धीरे धीरे। ऊपर जो बात बोली है उसका कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब तूने गलत बोली थी ऊपर की एक साथ तो उसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अरे एक साथ ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेप्रिशिएट 5 साल में करेंगे। ओके ओके ओके, मॉडल फॉर अकाउंटिंग, कॉस्ट मॉडल हो सकता है, रिवैल्यूएशन वो हो सकता है। कॉस्ट मॉडल का यार सिंपल ये होता है कि उसमें ना आपको अपवर्ड रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं होती, डाउनवर्ड है तो इम्पेयरमेंट डाल दो और P&L में भेज दो। ये हो गया एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन लेस करके WDV आ गया, ये लेस होगा, WDV आ गई, इम्पेयरमेंट लॉस लेस कर दिया, कैरिंग अमाउंट आ गई। इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट व्हेन फेयर वैल्यू PP मुझे पता है, जब वो कम हो जाती है फेयर वैल्यू से कैरिंग वैल्यू से, कैरिंग लेस देन कैरिंग एसेट, इट इज नोन एज डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। Double entry can be made under cost model for true and fair presentation. Upward is not allowed. जब डाउनवर्ड होती है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट हो जाता है P&L टू इम्पेयरमेंट लॉस। और जब फ्यूचर में कभी ऐसे एंट्री होती है ना, वो जो वहाँ पे जो हम केस पढ़ते थे कि पहले डाउनवर्ड हुआ फिर अपवर्ड हुआ, तो वहाँ पे जो पहली एंट्री डालेगा ना, तो वो ऐसे डाल देगा कि P&L डेबिट टू एसेट, मतलब कि इम्पेयरमेंट कट गया इस तरह से। ठीक है, ओके। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है? अरे भाई इसके अंदर रिवैल्यूएशन मॉडल, इसमें अपवर्ड भी अलाउड होती है, दोनों ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ये भी ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। द फॉलोइंग कंसेप्ट शुड बी अप्लाइड व्हाइल अडॉप्टिंग रिवैल्यूएशन मॉडल। दो वो हैं इसके अंदर, अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, PPE डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, उसमें चला गया जो कि हमारा बढ़ गया। ठीक है, एक कंसेप्ट टू होता है, आफ्टर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन रिवाइज कैरिंग आउट, बट न्यू डेप्रिसिएशन विल बी हायर देन ओरिजिनल डेप्रिसिएशन। तो उस डिफरेंस बिटवीन रिवाइज डेप्रिसिएशन एंड एक्चुअल डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एडिशनल डेप्रिसिएशन। रिवैल्यूएशन रिजर्व में बराबर अमाउंट जाएगी, लेकिन PPE और यहाँ पे लिख देते हैं टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो बढ़ा हुआ डेप्रिसिएशन है वो, तो 1 लाख, फिर इसकी भी अमाउंट बढ़ा दी जाती है, ये भी हमें ग्रॉस पे ले लेते हैं इसको, और इन दोनों का नेट करते हैं यार, ये मतलब ये नेट करके दिखा रखी है PPE की अमाउंट है ना, उसके अंदर ग्रॉस करके बता रखी है, दोनों को अलग अलग दिखा रहा है, एक प्रेजेंटेशन का तरीका है बस। डेप्रिसिएशन डेबिट टू PPE, P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन, सिंपल। रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग में वो वाली अमाउंट जाएगी जो कि तुम्हारा एडिशनल डेप्रिसिएशन है। ओके, डेप्रिसिएशन कंपनसेटेड बट नॉट थ्रू P&L अकाउंट। अच्छा, ये भी एक पर्पज है, प्रेजेंटेशन वाली बात तो है मान ली, लेकिन जो तुम्हारा एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना, पुराने वाले में तो सारा P&L में भेज देते थे, जो नेट वो कॉस्ट बेसिस है, लेकिन कॉस्ट बेसिस ही है ना। अरे कंसेप्ट वन कौन सा है, जो भी है, ठीक है, उसका कोई नाम नहीं है वैसे। फिर यार ये क्वेश्चन नंबर 20 था इसके ऊपर बेस्ड, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, मैं तेरे को वो नहीं दिखा रहा। यही है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 9 लाख थी, 10/2 से डिवाइड किया तो 1,80,000 आ गई, 7,20 आ गया, दोनों को कंपेयर कर लिया, 9,60 2,40 का एप्रिसिएशन आ गया। ये सिंपल तरीका है, ये सिंपल जिंदगी है। अब मेंटोस जिंदगी भी आएगी इसके बाद में। 9,60,000 के ऊपर कंप्यूट कर दिया, ओरिजिनल रिवाइज कैरिंग अमाउंट, ओरिजिनल वैल्यू पे इतना होता, 1,20,000 90,000 कितना हो गया, 30,000 का फर्क है। ये हो गया आपका एडिशनल एप्रिसिएशन। जो तू अभी बात कर रहा है ना, बकचोदी जो मार रहा है ये कि एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो तेरा किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या किस में जाएगा, वो तू बात इस कंसेप्ट की नहीं कर रहा, आगे वाले कर रहा है, मिक्स कर रहा है तो तीन चीज़ों को। अभी तक ना हम उसमें आए नहीं हैं जो तू बात कर रहा है ना, अकाउंटिंग द रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं पढ़ रहे हैं वैसे तो यार हम। कंसेप्ट वन है अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन आफ्टर इंक्रीज और डिक्रीज, वो वाली बात होगी। ठीक है, क्लास वाइज रिवैल्यूएशन प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, जो तू बातें कर रहा है ना वो यहाँ की कर रहा है, प्रेजेंटेशन उसको कैसे होगी। हाँ तो सही बात है, मैंने प्रेजेंटेशन भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया, ऐसा क्या कर दिया मैंने, ठीक बात है यार। देखो ये डेप्रिसिएशन लग रहा था 1,20 के ऊपर, ओरिजिनल वैल्यू पे कितना लग रहा है, 7,20,90,000, ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन तेरा 30,000 लग रहा है ना। हाँ तो इसको मैं रिटेन्ड अर्निंग में भेज देंगे, ठीक बात है। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन लग रहा है तेरा रिवैल्यूएशन की वजह से, उसको डेप्रिसिएशन को P&L में मत भेजो, वो तुम रिटेन्ड अर्निंग में भेज दो,
P&L में आ जाती है तुम्हारी जो भी तुम्हारी अपवर्ड वैल्यूएशन हुआ है वो आ गया यहाँ पे। फिर इसके अंदर से ही जो तुम डेप्रिशिएट कर रहे हो वो ना इसी में से ही काटो, इसमें से। अच्छा ये बात है, हाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ से ही कम करो। ओके ओके ओके, जो 30,000 है वो रिटेन अर्निंग में भेज देंगे। अच्छा 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 अच्छा, कॉस्ट में से अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो वो तो उसकी कॉस्ट को लेस करता है ना, तो एक तरह से डेप्रिसिएशन क्या हो गया, एक्सपेंस है वैसे तो, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। P&L को तो यार वो बढ़ाता है ना, मतलब एक लॉस ही होता है तो एक एक्सपेंस होता है ना। हाँ मैंने कब मना किया, मना तो नहीं किया। ठीक है, रिटेन अर्निंग को बढ़ा देगा 30,000 से, हाँ रिवॉल्यूशन रिजर्व को कम कर देगा। ये दिक्कत है यार कि जो रिटेन अर्निंग है वो मेरा एक रिजर्व होता है, ठीक है, तो जो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस उससे डेबिट होता है, तो ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? एक तरह से मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज, एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से मेरी रिटेन अर्निंग बढ़ रही है। काफ़ी अजीब सी बात नहीं है ये? प्रॉफिट एंड लॉस तो यार कम होता है, रिटेन अर्निंग का नेचर क्या अलग है क्या, जो वो बढ़ाई जा रही है रिटेन अर्निंग? एडिशनल डेप्रिसिएशन कॉम्पनसेटेड, ये डाउट है भाई। जो यार उसका नेचर है, नेचर क्या है, क्यों, मेरा मतलब ये है कि क्यों क्यों रिटेन्ड अर्निंग हम बढ़ा रहे हैं? अच्छा सही बात है यार, क्यों बढ़ा रहे हैं? चलो देखेंगे। इंटरवल रिवैल्यूएशन या ये बता रखा है अगर मार्केट ज़्यादा स्टेबल नहीं होता तो हमें हर साल करना चाहिए, लेकिन यूजुअली इसे 3 से 5 साल में होता है वो, ठीक है। क्लास वाइज रिवैल्यूएशन हमें अलाउड है, लेकिन इट कैन नॉट बी अडॉप्टेड फॉर अ सिंगल एसेट। मतलब अगर इंडिया 16 ये कहता है रिवैल्यूएशन मॉडल कैन बी अप्रूव्ड फॉर अ क्लास ऑफ एसेट, अगर तुम्हारी क्लास ऑफ एसेट है ना पूरी, उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। एक एक एसेट के लिए नहीं है ये कि एक एक एसेट रख रखी है, लैंड है उसकी वैल्यू बढ़ा रहे घटा रहे हो, ये प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कई सारे एसेट हो ना तब तो ठीक है, ग्रुप ऑफ एसेट हो, लेकिन एक एसेट है उसके लिए नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इट मीन्स दैट वन क्लास कैन नॉट बी कवर्ड अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल एंड देयर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट मॉडल। अच्छा क्लास जो है उसकी एक उसके अंदर हो सकती है और एक उसके अंदर बाकियों के अंदर। क्लास ऑफ कैन बी फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एसेट्स, जो एक तरह के एसेट है उनको ग्रुप कर लो तो वो आपकी क्लास ऑफ एसेट होगी। मे बी लैंड एंड बिल्डिंग, P&M, फर्नीचर, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा। कंसेप्ट 5 क्या कहता है, वो ये कहता है भाई साहब आपकी प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। प्रेजेंटेशन, हाँ अच्छा वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे वो बताओ पहले, PP डेबिट टू रिवैल्यूएशन सब सिंपल मेथड जो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जिसके अंदर। एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्या करें, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग, ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसको नेट पे लिखना चाहते हैं, ठीक है। मान लिया हमने 1,20,000 रुपये का हमारा जो टोटल वो है डेप्रिसिएशन में इतना हुआ है, जो डेप्रिसिएशन रिवाइज कैरिंग अमाउंट 1,20,000 है वो हमने ऑलरेडी भेज दिया 1,20,000 रुपये, ठीक है। अब तेरा डाउट देख रिजॉल्व करता हूँ मैं। डेप्रिसिएशन तूने कितना बना इस पे 1,20,000, ओरिजिनल वैल्यू पे कितना बन रहा था 90,000, तुमने कितना भेज दिया P&L के अंदर, जितना जाना चाहिए था वो मैंने भेज दिया, उसमें से तूने अपनी वैल्यू घटा दी, बिल्कुल घटा दी। अच्छा ठीक है, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसको ना इसमें मत रख, जो तेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व PP की वजह से तेरा जो रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ा है ना 240 हो गया जो, ठीक है, इसको तू रिटेन अर्निंग में पहुंचा दे, इसको तू नेट बेसिस पे ही रख। जिसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ना वो तो देख वो इसमें से कम, इसको कम कर देगा ना जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, हाँ तो भाई इसको अलग रख, उतनी अमाउंट यहाँ से हटाता चल। अच्छा आप ये कहना चाहते हो कि ये वाली अमाउंट जो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो हमारा क्रिएट हो गया उसको भी तो ख़त्म करना है ड्यूरिंग द 5 ईयर, जितने भी साल है उसकी उम्र, हाँ
अच्छा, तो मतलब उसको धीरे धीरे आप ये कह रहे हो कि वहां से उठा उठा के आप उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते रहो। देखो इसमें कोई दो डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 240 जो है ये आपके रिवॉल्यूशन रिजर्व में एक तरह से आपको फायदा हो गया, ठीक है। लेकिन वो फायदा आपको धीरे धीरे जिस जिस तरह से आपको नुकसान होते जा रहा है डेप्रिसिएशन का, वो धीरे धीरे करके रिवॉल्यूशन रिजर्व को आप वहां भेज दो रिटेन अर्निंग में। अच्छा, अब मेरा डाउट सिर्फ इतना रह गया कि मुझे ये कंप्यूट देखना है कि ये क्यों भेजा जाता है उसमें रिटेन अर्निंग। मैंने रिटेन अर्निंग में कौन सी चीज़ें भेजी जाती हैं ये लिख दे। अरे ओके ओके ओके, कौन सी चीज़ें रिटेन अर्निंग में जाती हैं। अरे गुड, प्रेजेंटेशन पे आ गए थे ना पार्ट 5। डायरेक्ट मेथड हो गया, पीपीडीएफ टू रिवॉल्यूशन रिजर्व। इनडायरेक्ट मेथड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को कहते हैं। अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड वही मतलब प्रेजेंटेशन वाली बात है, ठीक है। पीपीई अमाउंट तो देख बराबर रही, रिवॉल्यूशन रिजर्व यहाँ डाल दिया। अच्छा ठीक है, चलो 6 लाख में से 240 रह गया, 360 रह गया। रिवैल्यूड ये जो अमाउंट है ना, रिवैल्यूड अमाउंट, ये ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट होती है, डब्ल्यूडीवी होती है। अच्छा, तो इसको हमें क्या बनाना है, इसकी तरह बनाना है। अच्छा, तो आपको इसकी ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए 5,50,000 की। हाँ जी, ये कितनी है? अगर इसके कंपैरिजन में देखें प्रोपोर्शनेटली तो ये है जी 60%। 5,50,000 का 60% है तो 9,16,667 पूरा रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। उसके अकॉर्डिंगली इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, ये मेथड, ये तो सिंपल हो गया। 360 माइनस 550, यही तो हुआ ना। 360 माइनस 550, 190 हो गया ना, ठीक बात है। मेथड 2 आ गया आपको उसी मेथड, इसमें पीपी अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। मतलब यार पीपी जितना होगा वो तो लिख दिया ना, 3,16,667। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? क्या पूछ लिया भाई मैंने तेरे से ऐसा? कंपेयर कर ले ना, 5,50,000 है, इसके साइड में यहाँ पे लिख ले अमाउंट कितनी हो जाएगी। 5,50,000 अगर तेरी 60% है तो 9,16,667 है ना। और 5,50,000 9,16,667 का 40% कितना हो गया? 3,66,668.8। तो इन दोनों को लेस करेगा तो कितना आएगा? 5,50,000 आ जाएगा। इसी तरह से मैंने बना दिया सेम। अब इनको कंपेयर कर ले, कितना हो गया? 3,16,667 से ये बढ़ गई तेरी पीपी, ये कितने से बढ़ा? 2,40,000 से ये बढ़ेगा तो इसका एक्सपेंस है ना, मतलब एक तरह से प्रोविजन है ना, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ, तो वो लिख दे, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना तेरी। हाँ हाँ ठीक है वो तो कोई नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट को तेरे कम कर रहा है ना। ठीक है, ये हो गया कंपेयर। और रिवैल्यूएशन रिजर्व में भाई जो इन दोनों का डिफरेंस है वो चला ही जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर होगी, नहीं तो वैसे भी कंपेयर कर ही सकता है 5,50 को, सॉरी 360 को 5,50 से। तो ये एक मेथड हो गया, प्रेजेंटेशन का एक मेथड हो गया कॉस्ट मेथड, है ना। कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, वही 60% निकाल के उन्होंने कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। 18वां क्वेश्चन आ जाते हैं। सीए मेथड से 20,000 निकल रहा था, 20,000 यहाँ पर आएगा, ठीक है। वही तरीका है एग्जिस्टिंग परसेंटेज निकालने का। देख लियो क्वेश्चन, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। फर्दर रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, पहले डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। सिंपल सी बात है यार, जितना पहले पीएनएल में डाल दिया पहले उसको हटाओ। ये उस केस में बात कर रहा हूँ मैं जहाँ पे पहले डाउनवर्ड हुआ फिर अपवर्ड हुआ, पहले अपवर्ड हुआ फिर डाउनवर्ड वाली बात करूँ। ओके, पहले अपवर्ड हो गया अब डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। अगर अपवर्ड हो गया तो तुमने क्या किया होगा? क्रेडिट रिवैल्यूएशन रिजर्व। जब फिर वो अपवर्ड होने के बाद अब डाउनवर्ड हो रहे हैं तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से सारी अमाउंट निकालो, उसके बाद में पीएनएल को डेबिट करो। ओके, यही कहता है बस यहाँ। इफ डाउनवर्ड इज टू रिकॉग्नाइज इन फाइनेंशियल बट इट वाज रिकॉर्डेड अपवर्ड अर्लियर, देन वी शुड रिवर्स रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट। इफ डिक्लाइन इज हायर देन रिवैल्यूएशन देन इट शुड बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसका अपोजिट होगा तो वो क्या होगा? वही पीएनएल वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। देख भाई, पहले कितना था? 2,50,000 पीएनएल टू पीपी, इम्पेयरमेंट लॉस वाले, वही चीज़ें यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब ये भी हो सकता है यार, अगर तुझे ना ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना
कि डाउनवर्ड हो रहा है, तो वहाँ पे इम्पेयरमेंट तू भी मत ठोकियो अपनी तरफ से। अगर कॉस्ट मॉडल लग रहा है तो वहाँ पे इम्पेयरमेंट दिखा दे, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर अभी तक जो मेरी समझ गई थी वो यही है कि इसमें डायरेक्ट एंट्री डाल दी जाती है, तो तू डायरेक्ट ही रखियो उस चीज़ को। तेरे दिमाग में तो है ही वो चीज़, है ना, कंसेप्चुअली तो चीज़ें क्लियर हैं, बट अकाउंटिंग एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह से कर दियो कि P&L अकाउंट डेबिट टू PP। ठीक ठीक ठीक, ओके सर, ऐसे कर देंगे। फिर भाई तेरा 1,50,000 से 1,80,000 हो गया, बढ़ गया मतलब, हाँ 30,000 कर दे P&L से, क्योंकि तेरा 50,000 है ये। लेकिन दूसरा केस है 2,10,000, 60,000 हो गया। अच्छा, तो 60,000 यहाँ लिख दूंगा, PP अकाउंट डेबिट, क्योंकि बढ़ गया ना। P&L जो बढ़ गया उसको काट रहा हूँ 50,000 और 10,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ओके, डेप्रिसिएशन के यार SLM, WDV और UOP 3 मेथड होते हैं। अगर ये क्लियर, अगर कंपोनेंट अकाउंटिंग है तो कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग कर दो, ठीक है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर्ड टुगेदर, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग ओनली, उस केस में सिर्फ बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लैंड कैन नॉट बी डेप्रिसिएटेड ड्यू टू अनलिमिटेड लाइफ। लैंड नहीं हम डेप्रिशिएट कर सकते लिमिटेड लाइफ की वजह से, नहीं नहीं नहीं, लैंड नहीं कर सकते भाई हम, मतलब अरे अनलिमिटेड लाइफ होती है यार। आगे चल, वी कैन नॉट कमेंस डेप्रिसिएशन PP ओनली इफ लाइफ ऑफ PP इज मोर देन 1 ईयर। 1 साल से कम है ना, तो उस पर क्या ही डेप्रिसिएशन लगाएगा यार, डिवाइड विद किससे करेगा, रेडी फॉर यूज है वो। वी कैन सीज डेप्रिसिएशन ऑन PP ओनली इफ इट इज डी रिकॉग्नाइज और हेल्ड फॉर सेल। हम डेप्रिसिएशन लगाना तभी बंद कर सकते हैं, या तो उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो, डिस्पोज, या तो वो बेच दी, जो कि है ही बात। लेकिन हेल्ड फॉर सेल के लिए भी अगर वर्क किया तो भी इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे अब आप। चेंज इन अकाउंटिंग रिलेटेड विद डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ होगी, सैलवेज वैल्यू चेंज होगी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो गया। कुछ नहीं है यार, 9 से 10 हो जाती है, एस्टिमेटेड लाइफ चेंज हो जाती है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में सब ये चीज़ें प्रोस्पेक्टिवली डील की जाएंगी, कुछ ऐसा इसमें हार्ड या टफ या कुछ भी नहीं है ऐसा। ओरिजिनल कॉस्ट ये 56 ही है, ठीक है। कैलकुलेशन चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। वो ये कि यार जो गलती करता है ना तो ये वाली कर देता है कि सैलवेज वैल्यू को भी देख लिया, अगर मान ले चेंज नहीं हो रही ना, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उतनी की उतनी ही रही है जो सैलवेज वैल्यू है। ओके, अगर 10,000 थी ना पहले ओरिजिनली, तो आज भी वो 10,000 है, उसमें से 10,000 पहले लेस कर, तब उसको तेरी जो एक्सटेंडेड लाइफ हुई है 8 साल से 12 साल हो गई, तब उसको 4 साल से डिवाइड कर। 8 साल से 12 साल बाई 12 ईयर्स लिखा है ना, वो सॉरी 212 ईयर्स लिखा हुआ है, तो 4 साल से बढ़ी है, मतलब 12 साल तक पहुंच गई है जो पहले 8 की थी। और अगर लिखा हुआ है बाई 12 ईयर्स तो मतलब प्लस 12 ईयर्स, ठीक है। तो जिस दिन खड़ी है उस दिन 12 से डिवाइड कर दो। ठीक 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 ठीक। डी रिकॉग्निशन, सेल ऑफ PP नहीं पता क्या, प्रॉफिट एंड लॉस उसमें चला जाएगा P&L में। बस ये कंसेप्ट एडेड, अकाउंटिंग पॉलिसी बतानी है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट की वो बतानी है, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रेजेंटेशन, क्लास ऑफ एसेट, लास्ट टाइम पे देख लेंगे इसको, है ना। डेप्रिसिएशन के मेथड हो जाते हैं किस वजह से, लाइफ एसवी मेथड, ठीक है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल वो सब अभी पढ़ते हैं।